वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी एस्टेट कॉमर्स एस्पिरेंट्स का हमारे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट 5। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का अर्थ है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर, देखिए ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, सरकार एवं राज्य कर यानी गवर्नमेंट एंड स्टेट टैक्स, बी वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सी गुजरात राज्य कर गुजरात टैक्स स्टेट टैक्स, डी वस्तु आपूर्ति कर गुड्स सप्लाई टैक्स। देखिए जीएसटी का अर्थ है, ये 3 वर्ड से मिला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में वन नेशन वन टैक्स के तहत विभिन्न प्रकार के लगभग 6 से 7 8 ऐसे छोटे छोटे जो टैक्सेस थे जो कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के थे, इन सबको एक साथ मिला करके यानी कि इनको सबको हटा करके एक टैक्स में बदला गया और वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसके तहत, अच्छा ये बाकी बहुत सारी गुड्स पे अप्लाई हुआ, किसको छोड़ करके? सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़ करके और जो ह्यूमन यूज में अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उनको छोड़ करके बाकी सब चीज़ों पे अप्लाई। तो इसका जो राइट आंसर है कि जीएसटी का अर्थ है वस्तु एवं सेवा कर, बी इज द राइट आंसर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराज्यीय लेन देन की दशा में कर लगाया जाता है। इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन द टैक्स दैट शैल बी लेवीड इज। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब जब एक राज्य से गुड्स उठा करके दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाता तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट, अंतरराज्यीय बोलते हैं। ठीक है, तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में कौन सी तरह का जीएसटी लगाया जाता? तो ऑप्शन देखिए, आईजीएसटी या सीजीएसटी या एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो देखिए जब एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स ट्रांसफर किया जाता है तो ये यहाँ पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है जो कि केंद्र सरकार का उस पर हिस्सा होता है। उसके बाद वो कलेक्ट करने के बाद में फिर राज्य सरकार को इसको देती, यानी उनके हिस्से को उनको देती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के अंदर लेन देन की दशा में लगाया जाता है इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट। देखिए इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, राज्य के अंतर में, अंतरराज्यीय का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और राज्य के अंदर ही, जैसे बिहार के अंदर ही गुड्स का लेन देन होता है तो वो क्या हो जाएगा? वो राज्य के अंदर की लेन देन हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में कौन सा गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्लाई होगा? तो देखिए सीजीएसटी एवं एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी एवं सीजीएसटी या एसजीएसटी आईजीएसटी या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इसमें सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो भी रेट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 18% की दर से रेट गुड्स लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, तो 18 का 9% सीजीएसटी हो जाएगा और 9% क्या हो जाएगा? एसजीएसटी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपूर्ति के स्थान की दशा में माल का स्थान है। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स इज द प्लेस वेयर। कहते हैं आपूर्ति, प्लेस ऑफ सप्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसको हम मानेंगे? तो देखिए ऑप्शन ए, माल का अंतिम स्थान, मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनल, मतलब जहां से गुड्स उठा करके जहां पर अंतिम स्थान होता है गुड्स का उसको, या माल का प्रारंभिक स्थान, या जहां से गुड्स स्टार्ट हुआ है यानी डिलीवरी जहां से हो रही वहां के लिए, या सी माल का उपभोग जहां पर गुड्स कंज्यूम होगा एक्चुअल में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो याद रखिए कि आपूर्ति के स्थान की दशा में उस स्थान को माना जाएगा जहां पर माल का अंतिम स्थान है, यानी कि जहां पर गुड्स लास्ट में डिलीवर होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट ऑप्शन, मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स। नेक्स्ट है कि जीएसटी परिषद द्वारा जीएसटी की दरें हैं। देखिए जीएसटी रेट्स आर प्रेस्क्राइब्ड बाय काउंसिल, आर जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो रेट्स प्रेस्क्राइब्ड है उसमें कौन कौन से रेट होते हैं? ऑप्शन देखिए 5, 12, 18 और 28, 6, 10, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो रेट्स हैं, जो निर्धारित दरें हैं वो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। हेंस ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्ड कॉपी प्रिंटर, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हार्ड कॉपी प्रिंटर क्या है? ऑप्शन देखिए आउटपुट उपकरण है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट उपकरण मतलब
इनपुट डिवाइस है, सी शक्तिशाली कंप्यूटर पावरफुल कंप्यूटर है, डी संचय उपकरण एक्यूमुलेटेड डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए कि हार्ड कॉपी प्रिंटर क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर उपकरण है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए दो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, जो दिखाई पड़ती हैं टचेबल होती है वो सब हार्डवेयर होता है, और जो सिस्टम एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्डवेयर डिवाइस, तो यहाँ पे देखिए ए प्रिंटर यानी कि प्रिंटर, बी वर्ड प्रोसेसर, और सी डेटाबेस, और डी सभी, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। प्रिंटर ही हार्डवेयर डिवाइस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा मॉनिटर, सीपीयू और कीबोर्ड होता है, इन तीनों को मिलकर के कंप्यूटर बनता है, लेकिन उसमें कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, और ROM रोम जिसको बोलते हैं रोम रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, इन सब के जो ये रीड ओनली मेमोरी, ये भी याद रखिए, क्या पता यही क्वेश्चन ना आ जाए एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को ही कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है या कहा जाता है। व्यावसायिक कार्यों में कौन सी भाषा प्रयोग होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन। ऑप्शन देखिए बेसिक, बी कोबोल, सी फोर्ट्रान, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए ये प्रयोग होने वाली भाषा होती है कोबोल, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से दो अंक बाइनरी पद्धति में उपयोग होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट्स आर यूज्ड इन बाइनरी सिस्टम। ऑप्शन देखिए 1 2, बी 0 1, सी 1 3, डी 2 1। तो याद रखिए कि बाइनरी में जो अंक दो यूज होते हैं वो 0 1 के फॉर्म में ही कोडिंग होती है, तो 0 1 विल बी द राइट आंसर, यानी कि बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योग करने हेतु काम में आते हैं कंप्यूटर बेसिकली डज एडिंग वर्क, कंप्यूटर एडिंग वर्क कैसे करते हैं। तो ऑप्शन देखिए डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा, बी एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा, सी हाइब्रिड कंप्यूटर के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या है कि ये जो कैलकुलेशन संबंधी यानी कि एडिंग वर्क किससे करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या विपणन पर किया गया धन है, विपणन यानी मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मार्केटिंग पर जो एक्सपेंडिचर करा जाता है या एक्सपेंस करा जाता है वो क्या है, क्या वो अनावश्यक व्यय है, बी बर्बादी है, सी ग्राहकों पर भार है, डी विनियोजन है, इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो डी, ये एक तरह से क्या है, विनियोजन है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन व्यय भार है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज ए बर्डन, किस पर बर्डन है, ए उद्योग पर, इंडस्ट्री, बी व्यवसायियों पर, ऑन बिजनेसमैन, सी उपभोक्ताओं पर, ऑन कंज्यूमर, डी इनमें से सभी पर, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विपणन व्यय भार है, मार्केटिंग का जो एक्सपेंडिचर आता है अल्टीमेटली लास्ट में किसके ऊपर शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड कर दिया जाता है, ये लागत में इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा इस तरह से। सी यानी कि ये एक तरह से खर्च किस पर होता है, खर्च तो प्रोडक्ट पर होता है लेकिन इंक्लूड होने की वजह से इसका अल्टीमेटली भार आता है किस पर, उपभोक्ताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय के लिए विपणन है फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज। ऑप्शन देखिए अनिवार्य कंपलसरी, बी आवश्यक है नेसेसरी, सी अनावश्यक है अननेसेसरी, डी विलासिता है। तो व्यवसाय के लिए विपणन क्या है, आवश्यक है भाई, बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विपणन का लाभ है, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू। ऑप्शन देखिए किसको लाभ, उपभोक्ताओं को लाभ है, कंज्यूमर को, बी व्यवसायियों को, बिजनेसमैन को, सी निर्माताओं को, मैन्युफैक्चरर्स को, डी सभी को। तो देखिए जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग का लाभ कहीं ना कहीं सभी को, कैसे हैं सभी को जरा समझते हैं। उपभोक्ताओं को क्या होता है, उपभोक्ताओं को नई वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है, उपभोक्ताओं को रीच होती है, उनके सोशल लाइफ स्टैंडर्ड में इंक्रीमेंट होता है। और व्यवसायियों को क्या होता है, व्यवसायियों को और उनको सेल करने के अवसर मिल जाते हैं, उनको उपभोक्ता मिल जाते हैं। इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से उनका बिजनेस आसान हो जाता है। और सी निर्माताओं को, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए एक रेडी मार्केट तैयार हो जाती है। और इस तरह से जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी सभी को ही इसका लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विपणन अवधारणा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ए उत्पादोन्मुखी है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, बी विक्रयोन्मुखी है, सेल्स ओरिएंटेड है, सी ग्राहकोन्मुखी है, कस्टमर ओरिएंटेड, ये तीनों ऑल द थ्री। तो देखिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो अभी एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर में हमारी सोच थी कि हम प्रोडक्ट ही बना लें और प्रोडक्शन कर लें ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पर क्या था कि लोग उतने ज़्यादा प्रोडक्शन करते नहीं थे, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुआ, उसके बाद में सेल्स कॉन्सेप्ट आया, सेल्स भी ज़्यादा हुई। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत यानी कि विपणन अवधारणा के अंतर्गत क्या कहा गया है कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड, इन सारी चीज़ों को ही मिक्स किया गया इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के तहत। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, ये तीनों ही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विपणन अवधारणा का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉर। ऑप्शन देखिए समाज के लिए, बी उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, सी उत्पादक के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, डी इन तीनों के लिए, यानी कि ऑल द थ्री। तो देखिए विपणन अवधारणा का महत्व किसके लिए है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी होगा, क्योंकि ये इन तीनों के लिए, सोसाइटी के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी और प्रोड्यूसर्स के लिए, इन तीनों के लिए ही इसका महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेबलिंग है। लेबलिंग क्या होता है? एक गुड्स में, किसी भी गुड्स में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उस इंफॉर्मेशन में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि गुड्स का प्राइस क्या है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, गुड्स की एक्सपायरी डेट क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, उसका लॉट नंबर क्या है, और अदर की ये कहाँ से रिलेटेड, इनमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये सारी बातें लेबलिंग पे लिखी होती है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि तो लेबलिंग ही वो एक ऐसा जरिया जिसकी वजह से प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कस्टमर को मिलती है। तो कहते हैं लेबलिंग क्या है, अनिवार्य है, कंपलसरी, बी आवश्यक है, नेसेसरी है, सी ऐच्छिक है, वॉलंटरी है, डी धन की बर्बादी है, वेस्टेज ऑफ मनी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये लेबलिंग जो है वो आवश्यक है, यानी कि कंपलसरी तो नहीं है लेकिन नेसेसरी है, क्योंकि अगर आपने लेबलिंग नहीं करी है तो प्रोडक्ट के बारे में कोई तरह की इंफॉर्मेशन कस्टमर को नहीं मिलेगी, फिर कस्टमर कैसे उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है। द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जापान। तो राइट आंसर है बी अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयकर है, इनकम टैक्स क्या है? ऑप्शन देखिए, प्रत्यक्ष कर है, बी अप्रत्यक्ष कर है, सी प्रतिगामी कर, डी इनमें से कोई नहीं, मतलब डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, नन ऑफ दिस। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस पर्सन पर लगाया जाता है उसका बर्डन वो किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन पहले तो जो प्रोड्यूसर होता है वो उसको पे कर देता है, लेकिन लास्ट में उसका बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट कर देता है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और फिर प्रतिगामी कर, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? ऐसे टैक्स के जो कि धीरे धीरे क्या होता है कि बढ़ते रहते हैं, उनको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी इनकम बढ़ने के साथ जो बढ़ते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स है, यानी इनकम टैक्स की बात करी गई, तो इनकम टैक्स क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अगर बात करी जाए तो वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयकर की दरें एक व्यक्ति करदाता के लिए आय के विभिन्न खंडों के लिए होती है। रेट्स ऑफ इनकम टैक्स ऑन डिफरेंट स्लैब्स ऑफ इनकम इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल एसेसीज आर। ऑप्शन देखिए, घटती हुई यानी कि डिक्रीजिंग, बी बढ़ती हुई यानी इंक्रीजिंग, सी इनमें से कोई नहीं, कांस्टेंट, डी स्थिर, नन ऑफ दी। तो देखिए इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती वैसे वैसे उसकी टैक्स की दरें भी स्लैब के अंदर में बढ़ती जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बढ़ती हुई, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर की दर निर्धारित की जाती है। रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर फिक्स्ड अंडर। ए ऑप्शन देखिए, आयकर अधिनियम द्वारा, इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा, बी वित्त अधिनियम द्वारा, फाइनेंस एक्ट के द्वारा, सी अध्यादेश द्वारा,
एन ऑर्डिनेंस, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो देखिए जो आयकर की दरें निर्धारित करी जाती हैं वो हमेशा फाइनेंस एक्ट के तहत ही निर्धारित करी जाते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित द्वारा लगाया गया इनकम टैक्स वाज लिविड इन इंडिया फर्स्ट बाय द फॉलोइंग। देखिए 1857 में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के दौरान में उस युद्ध में बहुत सारा यानी कि क्रांति हुई थी जिसमें कि अंग्रेजों के ऊपर भारत की जनता ने यानी कि भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम के जो थे संग्रामी जिनको कह सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें कह सकते हैं, तो उन्होंने जब इनके ऊपर हमला किया तो बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो वहाँ से इनमें से कोई एक ऐसा पर्सन जो कि आए थे, वो कौन थे? वो सर जेम्स विल्सन थे, और उन्होंने आकर के पहली बार इस पर टैक्स इम्पोज किया था, और वो पर्सन कौन थे? सर जेम्स विल्सन। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए, सर ल्यूकस पेसियोली, सर न्यूटन, सर जेम्स विल्सन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर, सर जेम्स विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को कहते हैं ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू असेसमेंट ईयर इज। याद रखिए कि हर साल 1 अप्रैल से शुरू होने वाला साल 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो ये साल, जिस साल इनकम कमाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर बोलते हैं, गत वर्ष बोलते हैं। और जिस साल ये 31 मार्च यानी ख़त्म हुआ, अगले 1 अप्रैल से 31 मार्च का वो वक्त जिसमें टैक्स लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष। फिर से एक बार समझिएगा कि जिस साल इनकम कमाई जाती है वो साल गत वर्ष कहलाता, प्रीवियस ईयर, और जिस साल उस पर टैक्स लगाया जाता उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष। ये गत वर्ष समाप्त होने के जनरली बाद वाला जो 1 अप्रैल से 31 मार्च का समय होता है उसको माना जाता है। तो हर एक वर्ष गत वर्ष भी हो सकता है और हर एक वर्ष क्या हो सकता है? कर निर्धारण वर्ष भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा कि कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को कहते हैं, इसको कहते हैं, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर गत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट है, कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है, पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज। ऑप्शन देखिए, ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, बी 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, सी 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, डी 1 जुलाई से 30 जून। तो याद रखिए कर निर्धारण वर्ष की अवधि क्या होती है? हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च को खत्म होगी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर का भुगतान निम्नलिखित वर्ष में किया जाता है, इनकम टैक्स इज पेड इन द फॉलोइंग ईयर। ऑप्शन देखिए, कर निर्धारण वर्ष में, इन असेसमेंट ईयर, बी गत वर्ष में, इन प्रीवियस ईयर, सी हिसाबी वर्ष में, इन अकाउंटिंग ईयर, डी में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा ए, कर निर्धारण वर्ष में ही टैक्स का पेमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य व्यक्तियों की आय पर कर चुकाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कहते हैं द पर्सन लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द अदर पर्सन इज कॉल्ड। तो देखिए कहते हैं कि जैसे कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि मेन जो पर्सन होता है, एसएससी जो होता है, उसकी जगह पर किसी और को लायबल किया जाता है, उसके ऊपर टैक्स का इम्पोज किया जाता है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, वास्तविक करदाता, बी नाम मात्र का करदाता, एसएससी ओनली फॉर द नेम, सी माना हुआ करदाता, डीम्ड एसएससी, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? डीम्ड एसएससी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की प्रॉपर्टी, किसी की बिजनेस का अधिग्रहण किसी उसके उत्तराधिकारी के द्वारा कर दिया गया और उसके अब्सेंस में, जब उसकी डेथ हो गई या अब्सेंस है, तो जो उत्तराधिकारी जिसके हाथ में सारा कुछ बिजनेस उसके हाथ में है तो उसे ही अब डीम्ड एसएससी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आय को कृषि आय होने के लिए आवश्यक है कि इट इज नेसेसरी फॉर एनी इनकम टू बी एग्रीकल्चर इनकम दैट। देखिए अगर कृषि आय है तो कृषि आय के लिए सबसे ज़्यादा उनकी जरूरी फीचर्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं जरूरी? उसमें बेसिक ऑपरेशन पूरे होने चाहिए। बेसिक ऑपरेशन का मतलब खेत की जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इरिगेशन और सीडिंग, ये सारी व्यवस्थाएं उसमें होनी चाहिए, तभी हम ये मानेंगे कि उस लैंड से, उस प्लॉट से एग्रीकल्चर इनकम हो रही है। तो ऑप्शन देखिए, भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों में होना चाहिए, लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। बी भूमि का प्रयोग गोदाम हेतु होना चाहिए, लैंड शुड बी यूज्ड फॉर गोडाउन। और
सी भूमि का प्रयोग गृह निर्माण हेतु होना चाहिए, लैंड शुड बी यूज फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। डी भूमि का प्रयोग सिंचाई हेतु होना चाहिए, लैंड शुड बी यूज फॉर इरिगेशन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत कर मुक्त है। द एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ऑप्शन देखिए कि धारा 15 के अनुसार, बी धारा 10 के अनुसार, धारा 6 के अनुसार या धारा 10(1) के अनुसार। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी, दैट इज धारा 10(1) के अनुसार एग्जेम्प्टेड इनकम कृषि आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत कर मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में आयकर से मुक्त आयों का उल्लेख किया गया? अंडर विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट 1961 एग्जेम्प्टेड इनकम्स हैव बीन मेंशन्ड। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ए धारा 10, बी धारा 80, सी धारा 88, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनकम टैक्स एक्ट में जो एग्जेम्प्टेड इनकम्स दिखाई गई हैं, जो एग्जेम्प्टेड इनकम हैं, वो कहाँ पर धारा 10 के अंतर्गत सारी आते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो दीज वर द 30 क्वेश्चंस ऑफ द प्रैक्टिस सेट 5, होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जा कर के सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले से इसे इंस्टॉल कर रखा है, आप इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में ओपन करेंगे और आप पहुंच चुके होंगे होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन के पास में आप देखेंगे बैचेज का ऑप्शन आएगा और बैचेज के बाद आप जाएंगे स्टोर पे। स्टोर पर जाने के बाद में आपको नज़र आएगा स्टेट बिहार कॉमर्स 2023। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आएगा आपको बाई नाउ का ऑप्शन। बाई नाउ के ऑप्शन पर जा कर के आप इसे परचेज कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट फॉर परचेजिंग अवर कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.